बात है। उसके बाद यहाँ पे है तरंगों का साउंड जो है वो ट्रेवल किस तरह से करता है। तो तरंग माध्यम में कंपन विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दो बिंदुओं के बीच बिना सीधा संपर्क हुए ले जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है और वे दोनों बिंदु में कोई संपर्क नहीं होता। जैसे हम लोग पानी के अंदर अगर पत्थर डालते हैं तो पत्थर डालते हैं तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग पत्थर डालें तो क्या होता है यहाँ पे अपना वेव निकलता है। तो वेव इस तरह से क्या होता है जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है वेव जब चलता है इस तरह से तरंग तो यहाँ पे ये यहाँ पर का वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। ये वाटर का मॉलिक्यूल सिर्फ अपने जगह पे ऊपर नीचे होता है। अपने जगह पे सिर्फ ऊपर नीचे होता है और हमको लगता है कि यहाँ से पानी जो है वो इधर चला गया। सिर्फ देखने में ऐसा लगता है लेकिन वास्तविक में क्या होता है कि वेव जो जाता है वो इस तरह से यहाँ पे ये जाता है। इसका कंपन जो है वो ऊपर नीचे होता है। मॉलिक्यूल का कंपन ऊपर नीचे होता है लेकिन इसका जो वेव का प्रोपेगेशन जो होता है वो आगे की तरफ होता है। ये खुद आगे की तरफ जा रहा है और मॉलिक्यूल का जो है कंपन ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे हम लोग रस्सी है तो रस्सी को इस तरह से करते हैं तो वो ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम बता रहे हैं। फिर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बताएंगे। तो जनरल वेव के बारे में यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना संपर्क किया जाता है। अब ध्वनि जो है वो कैसा है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। तरंग जो है वो दो तरह का हम लोग को ध्वनि पढ़ना है साउंड। तो सबसे पहले साउंड पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेव कितने तरह का होता है। तो वेव दो तरह का होता है। वेव हम लोग देखते हैं तो वेव तरंग जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ हो गया ट्रांसवर्स वर्स और ये हो गया अनुदैर्घ्य। ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल ठीक है दो तरह का होता है। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव आपका हो गया रस्सी के अंदर वेव। इस तरह से लिखना चाहिए था। ट्रांसवर्स जो है अनुप्रस्थ और इधर है लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्घ्य। तो ट्रांसवर्स वेव किस में होता है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में हो गया रस्सी के अंदर जो होता है। फिर आपका हो गया वाटर के अंदर वाटर में जो होता है। और ये क्या हो गया साउंड वेव। साउंड या फिर स्प्रिंग। स्प्रिंग में तो दोनों तरह का होगा। स्प्रिंग पे वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का हम किस तरह से वाइब्रेट करते हैं। उसमें ट्रांसवर्स भी होगा लॉन्गिट्यूडिनल भी होगा। तो ये सब होता है। तो यहाँ पे ध्वनि तरंग के बारे में बताया। तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आज जो क्वेश्चन आप पूछे थे उसमें ये भी एक ऑप्शन था कि ट्रांसवर्स वेव था तो ये गलत था ऑप्शन वहां पे। तो तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करती है जिसमें तरंग गति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। अनुदैर्घ्य वेव का तरंग कहते हैं। तो इसमें अनुदैर्घ्य में क्या होता है कि वो अपनी ही जगह से इधर उधर कंपन करता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हवा है। हवा है यहाँ पे हवा का मॉलिक्यूल अपना यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म हवा का है। और जैसे ही हम यहाँ से साउंड देते हैं जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ लाउड स्पीकर से बोले और यहाँ से ये साउंड निकला तो ये साउंड क्या करता है कि यहाँ पर का हवा को पहले क्या करता है कॉम्प्रेस करता है। पूरा कॉम्प्रेस हो जाएगा यहाँ पर का हवा। अब यहाँ पर का हवा कॉम्प्रेस होगा तो ये हवा आएगा कहाँ से यहीं पर का हवा कॉम्प्रेस होगा। तो यहाँ पर का हवा ये कॉम्प्रेस हुआ तो इधर क्या हुआ यहाँ पे दूर दूर पे रहता है मॉलिक्यूल। और फिर ये दबाव इस पे डाला और फिर ये मतलब ये साउंड इस पे दबाव डाला ये हवा पे दबाव डाला तो ये कॉम्प्रेस हुआ। फिर ये जो कॉम्प्रेस है ये फिर अगले पे दबाव डालेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ पे फिर ये रेयर फ्रिक्शन हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। यहाँ पर का हवा फिर कॉम्प्रेस होगा इसके बगल वाला हवा। फिर नेक्स्ट बार में क्या होगा नेक्स्ट बार में फिर यहाँ पर क्या होगा रेयर फ्रिक्शन हो जाएगा फैल जाएगा और फिर यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो जाएगा अगले बार में। तो हर स्टेप में इस तरह से साउंड क्या होगा धीरे धीरे आगे। ये सारा एक ही लाइन में होगा। हम अलग अलग लाइन बना दिए समझने के लिए। ये सारा चीज एक ही लाइन में होगा। या फिर हम लोग स्प्रिंग में भी देंगे तो उसी तरह से। तो ये क्या हो रहा है कि अपनी ही जगह पे आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे आगे पीछे कॉम्प्रेस हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल उठ के यहाँ पे नहीं जा रहा है बस ये अपने बगल वाला मॉलिक्यूल को धक्का दे रहा है। तो इस तरह से वेव अगर आगे की ओर जाता है तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। या फिर आप मान लीजिए कि बहुत सारे ईंट है ईंट को अपना सीधा इस तरह से कर दीजिए खड़ा
और एक हीट को आप धक्का दीजिए तो क्या होगा, ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, इस तरह से आगे जाते बढ़ेगा। तो उस तरह का नहीं है, बस ये एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे कण क्या हो रहा है कि अपने कंपन करता है आगे पीछे, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, उसमें तरंग गति कर रही होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में था आपका आज। फिर तरंगे जो स्प्रिंग में एक साथ चलती है, उसे एक सिरे पर दबाया जाता है तो खींचा जाता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। तो स्प्रिंग को एक जगह हम दबाएं या खींचे तो वो भी आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ये देखिए संपीड़न और विदलन बोलते हैं इसको, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रिक्शन। यहाँ कॉम्प्रेस हुआ वायु का मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये रेयर फ्रिक्शन हुआ। तो इस तरह से क्या होता है कि आगे की ओर बढ़ते जाता है। संपीड़न अनुदैर्ध्य तरंग का वह भाग है जिसमें माध्यम के कण समान अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे के पास पास होते हैं। इसमें क्या होता है, माध्यम के कण एक दूसरे के पास पास हैं और इसमें जो है वो माध्यम के विदलन में क्या है, माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। चलिए अब यहाँ पे दे रहा है क्या, अनुप्रस्थ तरंग। देखिए अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेग, तरंग जिसमें माध्यम के कण उस दिशा में जिसमें तरंग गति कर रही है समकोण पर ऊपर नीचे कंपन करती है। मतलब अगर वेव आगे की ओर बढ़ रहा है तो माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करेगा। तो जब माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करेगा और वेव आगे की ओर बढ़ेगा तो वो अनुप्रस्थ तरंग होगा। जैसे जो लाइट वेव है, लाइट वेव को हम लोग, मतलब प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो वो तो हर 12th का पार्ट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें था ये। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि अपने आगे पीछे होता है अनुदैर्ध्य में, और अनुप्रस्थ में क्या होता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, कंपन करता है ऊपर नीचे, और वेव जाता है इसके परपेंडिकुलर आगे की तरफ। बस यही दो डिफरेंस है। देखिए यार, अब स्प्रिंग में ही अभी हम लोग अनुदैर्ध्य देखे थे, और वही स्प्रिंग में अब क्या दिखा रहा है, अनुप्रस्थ दिखा रहा है। तो वही स्प्रिंग को अगर हम इस तरह से ऑक्सीलेट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। तालाब में जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, अभी बताए हम कि तालाब में एक पत्थर को आप फेंकिए, तो पत्थर को हम फेंकेंगे तो वहां से क्या होगा, बस वहां पर का मॉलिक्यूल ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो कहीं जाएगा नहीं, बस ऊपर नीचे होगा। हम लोग को देखने में ऐसा लगता है कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ वाला मॉलिक्यूल आगे चल गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वो अपने जगह पे ऊपर नीचे होता है और वो देखने में ऐसा लगता है कि आगे की ओर जा रहा है। जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं दीपावली में, तो वो जो चाइनीज जो बल्ब जलाते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने जगह पर ही क्या होता है, ये बंद होता है फिर जलता है, बंद होता है जलता है, तो हम लोग को लगता है कि वो रन कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो बस ऐसा ही वहां पे भी होता है हम लोग को कि पानी का जो कण है वो अपने जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन देखने में लगता है कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग ये सब हो गया। अच्छा, इसको श्रिंग बोलते हैं, ये जो ऊपर में रहता है इसको हम लोग श्रिंग बोलते हैं और नीचे गर्त बोलते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग श्रिंग बोलते हैं और इंग्लिश में क्रिस्ट बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में क्रिस्ट बोलते हैं, CREST, श्रिंग। इसको हम लोग श्रिंग बोलते हैं या क्रिस्ट। ये मैक्सिमम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये वेव तो नहीं पढ़ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और फिर ये भी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी दोनों बराबर होता है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गर्त। ठीक है, एक को श्रिंग और एक को गर्त बोलते हैं हम लोग। गर्त को बोलते हैं हम लोग ट्रॉ, TROUGH, ट्रॉ। तो ये बोल रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग श्रृंगों और गर्तों से बनी होती है, और जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, संपीड़न और विदलन होता है। ठीक है, इसमें अधिक घनत्व कम घनत्व ये सब होता है। इसमें क्या होता है, मतलब यही संपीड़न, जो जहाँ पे अधिक घनत्व है वहां पे ये क्या होगा, संपीड़न होगा, और जहाँ पे कम घनत्व होगा उसको विदलन कहेंगे। मतलब ये कंपेयर कर रहा है, इससे अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को कंपेयर कर रहा है। चलिए, इतना ज्यादा ये सब नहीं पढ़ना है आपका, NCERT में इतना नहीं दिया है। अब एक ही चीज को इसमें बार बार बता रहा है, इसको वेवलेंथ हम लोग बोलते हैं। ये जो वेव इस तरह से जाता है तो दो लगातार श्रृंग के बीच का डिस्टेंस या दो लगातार गर्त के बीच का डिस्टेंस हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच का दूरी को, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। देखिए ये दिखा है इसको तरंग दैर्घ्य, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच का दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य बताया, निम्नतम दूरी जिसमें ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है। ये तो निम्नतम दूरी जिसमें ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है, मतलब ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है। जैसे ध्वनि तरंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंचा और फिर ये यहाँ पे पहुंचा, तो ये अपना फिर से स्टार्ट, तो यहाँ से हम ले रहे हैं, अगर यहाँ से दूरी ले रहे हैं तो यहाँ से गए तो फिर यहाँ पे वही पोजीशन कब पहुंचा, यहाँ पे आकर के पहुंचा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वेवलेंथ यहाँ तक हमको लेना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना वेवलेंथ, मतलब जिस पोजीशन में था फिर वही पोजीशन में जहाँ से स्टार्ट कर दिया वही उसका वेवलेंथ होगा। दूसरे तरीका से इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे यहाँ से यह स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी है वेवलेंथ कह देंगे। और ये फिर यह वही चीज स्टार्ट यहाँ से किया। अगर हम यहाँ से लेना शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लेना शुरू करते हैं इसको एक्सिस, तो यहाँ से यह स्टार्ट किया, ऐसे पहुंचा और फिर से वही पोजीशन पे यहाँ पे पहुंचा, तो इसलिए क्या हो गया, दोनों के बीच का वेवलेंथ हो गया। तो यही यहाँ पे डिफिनेशन दे रहा है, न्यूनतम दूरी जिसमें ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है, मतलब जितना दूरी पे वो खुद को फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा, जहाँ पे दूरी से वहां पे वहां क्या होगा, उसका वेवलेंथ होगा, तरंग दैर्घ्य होगा। और तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो तरंग दैर्घ्य मापने का एसआई यूनिट जो है ये मीटर है। उसके बाद आयाम, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हम बताए हैं कि यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम लोग आयाम बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं, माध्यम के कणों का उनकी मूल, इसमें ऐसा वर्ड का यूज करता है ना, तरंग का आयाम वही होता है जैसा कि तरंग उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का आयाम होता है। हिंदी में थोड़ा और हार्ड लैंग्वेज का यूज करता है। चलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम लोग आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। आवर्तकाल, एक तरंग को पूरा करने में जो समय लगता है, ठीक है, उसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक कंपन पूर्ण करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। तो एक कंपन पूरा करने में गया समय आवर्तकाल कहलाता है। जैसे हम जहां से वह स्टार्ट किया फिर वही चीज वहां पे पहुंच गया तो वो क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंचा तो ये हो गया उसका एक कंपन, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा उसी को हम लोग आवर्तकाल कहेंगे, टाइम पीरियड। इस फिगर में नहीं दिखाया है, नहीं दिखाया। मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया इस तरह से और एक आवर्तकाल, मतलब उसी तरह का पोजीशन में फिर से आ जाएगा तो उसी को हम लोग आवर्तकाल बोलेंगे। तो ये मान लीजिए 0 से स्टार्ट किया और यहाँ तक हम लोग टी बोल रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट किया तो इसको आवर्तकाल यहाँ से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा एक आवर्तकाल हुआ तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे t/2, फिर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं t/4 और यहाँ पे फिर हम लोग बोलते हैं 3t/4, इस तरह से। देखिए ऐसे यहाँ से हो गया 0 से लेकर के t, ये एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय हुआ। फिर यहाँ से जाएगा तो फिर वही चीज रिपीट होगा, तो ये एक साइकिल इसको बोल दिए। जहां से फिर वही चीज रिपीट होना शुरू हो गया वो एक साइकिल हो गया। तो ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट किया तो यहाँ से यहाँ तक ये टाइम पीरियड हो गया टी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ईयरफोन देखे, यहाँ पे क्या हो गया t/2। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा t/4। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3t/4। तो इस तरह से क्या होगा, ये हम लोग यहाँ आधा किए इसका, फिर इसका आधा किए, ये 3t/4 हो गया। तो यह आवर्तकाल हो गया इसमें। इसका मात्रा क्या होगा, तो इसका मात्रा भी सेकंड होगा, टाइम है तो सेकंड ही होगा। उसके बाद है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/t, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड।
1 सेकंड में जितना साइकिल वो कंप्लीट करेगा उसी को हम लोग प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। ये हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो मान लेते हैं यहाँ पे टी सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट किया, तो 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 1/t। टी सेकंड में हम लोग टी क्या कर रहे हैं, आवर्तकाल बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। तो टी सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट किया, तो 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 1/t। तो 1/t जो होता है इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो गया 1/t। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो 1/सेकंड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज बोलते हैं इसका यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। आवृत्ति यहाँ क्या हो रहा है, 1 सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, या प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। HZ से इसको डिनोट करते हैं। 1 हर्ट्ज 1 कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज हो गया। और ये फ्रीक्वेंसी पे हम लोग अभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, वो अभी आगे बताएंगे। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ गया, 1/t। देखिए वही चीज बताया, टी सेकंड में 1, तो 1 सेकंड में 1/t। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो गया 1/t हो गया। अब तरंग का वेग जो उसका वेलोसिटी होता है, तो तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों में क्या रिलेशन है। तो v इक्वल टू होता है λ/t। देखिए सबसे आसान है, हम लोग क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। कोई नया ये चीज नहीं है, हम लोग सिंपल हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये जो है वो एक यहाँ से यहाँ तक का दूरी को भी हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ। कोई जरूरी नहीं है कि 2 स्ट्रिंग के बीच का दूरी है उसी को वेवलेंथ बोलेंगे, या 2 गर्त है उसी के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ हम किसी को भी बोल सकते हैं, बस जहां से स्टार्ट किया फिर वही पोजीशन में अगर पहुंच गया मॉलिक्यूल। ये अभी मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहा था, प्लस की तरफ, ऊपर में ये होता है प्लस और नीचे में होता है माइनस। तो ये ऑरिजिन से स्टार्ट किया और अभी ये प्लस की तरफ जा रहा है, फिर दोबारा वो प्लस की तरफ कब जाएगा, देखिए अभी भी ये क्या हो रहा है, ऊपर गया प्लस की तरफ, फिर ये माइनस की तरफ गया, डाउनवर्ड हुआ, फिर ये माइनस में गया, और ये प्लस में जा रहा है, मतलब कि इसी एक्सिस से फिर प्लस की ओर जाना। इसी एक्सिस से फिर प्लस की ओर कब जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका हम लोग लैम्डा बोल सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में लगा हुआ समय कितना हुआ, टी। तो ये टी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसलिए हम लोग v बराबर क्या बोल दिए, λ/t। या फिर इस तरह का भी फिगर से हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से वेव अगर हम बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर लैम्डा हुआ दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, t टाइम पीरियड के बराबर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो v बराबर λ/t। अब कभी भी नहीं भूल पाइएगा ये फॉर्मूला, सिर्फ रटने से भूल जाइएगा। अब उसके बाद क्या होता है, λ/t है यहाँ पे, तो v इक्वल टू λ/t को हम लोग लिख सकते हैं 1/t इंटू लैम्डा। 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो v इक्वल टू हम लोग बोलते हैं n लैम्डा, या कहीं कहीं पे f लैम्डा भी होता है। n से हम लोग फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, या f से अगर दिखा रहे हैं फ्रीक्वेंसी तो f लैम्डा भी बोल सकते हैं। n से भी होता है, किसी की बुक में n से भी डिनोट करता है, तो n लैम्डा या f लैम्डा बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर f इंटू लैम्डा, v इक्वल टू f इंटू लैम्डा। तो ये सब फार्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है आपका। यहाँ पे आपका यदि 25 ध्वनित तरंगे प्रति सेकंड उत्पन्न होती है तो हर्ट्ज में आवृत्ति क्या होगी। तो 1 सेकंड में कितना ध्वनि उत्पन्न हो रही है, 25। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होता है ना, हाँ, तो 1 सेकंड में कितना, 25 ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो रही है, तो 25 हर्ट्ज हो गया आंसर डायरेक्ट। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है, जिसका आवर्तकाल इतना है, टाइम पीरियड दिया हुआ है टी का वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो f इक्वल टू 1/t करके निकाल लेंगे। तो 1/0.05, तो 20 हर्ट्ज आ गया। फिर ये कह रहा है, एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 1.7 × 10⁻² मीटर है, तो ध्वनि की आवृत्ति गणना कीजिए यदि उसका वेग इतना है। तो v दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ, n निकालना है, तो v बराबर n लैम्डा हम लोग जानते हैं, या f लैम्डा। तो वहां से हम लोग क्या किए हैं, अपना f का वैल्यू निकाल दिए। तो तीनों फार्मूला को ध्यान में रखना है आपको।
बस वही सब चीज पे बार बार क्वेश्चन दिया है, तब समय उतना है नहीं। अब कह रहा है ध्वनि की उत्पत्ति, तो ध्वनि की उत्पत्ति ये अपना मुंह से बोलते हैं जो होता है, या फिर ढोलक बजाते हैं उससे होता है, घंटी बजाते हैं, तो ये सब तो एक्सपेरिमेंट वाला है, ये सब तो अपना स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये सब से उतना क्वेश्चन नहीं होगा। ये सब स्कूल में ये सब रहता है, उससे हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। फिर पानी के अंदर जो होता है उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, ये सब बताएं। फिर इसमें इससे अपना ये अभी कुछ नहीं हो रहा है कंपन, जैसे ही इसको हम लोग ये करते हैं कंपित करते हैं तो ये संपीडन होता है, और फिर यही देखिए ये संपीडन आगे बढ़ा और जब तक ये फिर इधर आ गया यहाँ पे कंपनयान होता है, फिर ये वाइब्रेट किया तो फिर ये आगे की तरफ इस तरह से संपीडन विलयन होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। चलिए अब ये सब तो कोई काम का नहीं है। ये है कि स्पीड ऑफ लाइट साउंड का स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि तरंगे जो होता है उसका जो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे वही चीज दिया है, पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि प्रकरण करती है माध्यम कहलाती है, तो ठोस में क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। ये बड़ा मतलब द्रव, ठोस, द्रव और गैस सब में ध्वनि क्या होता है जा सकता है, और यहाँ पे ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी आने रहती है तो ये पटरी से हमको आवाज सुनाई दे देता है, पटरी पे ही कान लगा कर सुनते हैं तो क्या होता है, भले आवाज हमको ट्रेन का आवाज हमको सुनाई नहीं दे, लेकिन पटरी पे अगर हम कान लगा करके सुनेंगे तो अगर बहुत ज्यादा दूर में भी है ट्रेन तो हमको उसका आवाज सुनाई दे देगा कि ट्रेन आ रही है। अगर कहीं पे वायु नहीं है तो वहां पे ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग चंद्रमा पर क्या होता है, नहीं सुन पाते हैं एक दूसरे का आवाज, क्योंकि वहां पे वो वायु नहीं है वहां पे। देखिए यहाँ पे तो चंद्रमा या ब्रह्मांड की स्थिति, तो चंद्रमा के धरातल पर ध्वनि को सीधे नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि ध्वनि तरंगे को ले जाने के लिए चंद्रमा पर वायु नहीं होती है। तो ये हो गया आपका। अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर उतरते हैं रेडियो तरंगों का उपयोग करके बेतार सीटों के माध्यम से परस्पर बात करते हैं, तब वो क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करते हैं। अब ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होती है जिससे वह प्रगमन करती है। तो हम बताएं कि ठोस में सबसे ज्यादा होती है चाल और गैस में सबसे कम होगा, और द्रव में उससे भी। तो गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में और ज्यादा गति से करती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है, तो जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। देखिए क्या कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड के तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि चाल यहाँ पे बढ़ रहा है। वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। ठीक है, ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में क्या होता है, अधिक होता है। तो ये अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। जबकि हम लोग ठोस, द्रव और गैस के माध्यम से देखेंगे तो ये बोल सकते हैं कि ठंड के दिन में क्या होता है, मतलब वायु में ये पानी का कण मिला हुआ रहता है, तो पानी का कण मिला हुआ रहता है तो वहां पे क्या होना चाहिए, वेलोसिटी बढ़ना चाहिए था, क्योंकि द्रव में क्या हो रहा है कि गैस की अपेक्षा द्रव में चाल क्या हो अधिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कर रहा है कि ठंड के दिन में जो है वो हमको ध्वनि का चाल जो है वो कम होता है और गर्मी के दिन में अधिक होता है। तो वायु में ध्वनि की चाल ठंड के दिनों की अपेक्षा गर्म के दिनों में अधिक होगी।
ये भी चीज ध्यान रखिएगा। फिर ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है इसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। तो ये तो बात सही बोल रहा है कि शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी से अलग चीज बोल रहा है और टेम्परेचर से फिर अलग चीज बोल रहा है। तो वायु में ध्वनि की चाल ठंड के दिनों की अपेक्षा गर्म के दिनों में अधिक होती है। तो गर्म के दिन में तो ह्यूमिडिटी कम रहता है और ठंड के दिन में तो ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, नमी ज्यादा रहता है। और यहाँ पे ये दोनों अजीब अजीब बात है। ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कम परंतु आर्द्र वायु में अधिक होती है। शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तो गर्मी के दिन में तो शुष्क वायु रहता है और ठंड के दिन में क्या रहता है, आर्द्र वायु रहता है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसको देखना पड़ेगा दोनों में। ये अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, अलग 0 डिग्री सेल्सियस पे वायु का, फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका, फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, स्पीड भी बढ़ता है, मतलब उसका चाल बढ़ता है। वायु की अपेक्षा लोहे में ध्वनि 15 गुना, तो स्टील में हो या लोहे में हो एक ही चीज है। चलिए आगे जो है सुपरसोनिक स्पीड, सोनिक बूम कर रहा है। अनेक वस्तुएं जैसे वायुयान, बंदूक की गोलियां, रॉकेट ऐसी चालों में प्रगमन करती है जो वायु की ध्वनि की चाल अधिक होती है। उन्हें पराध्वनि कहते हैं या सुपरसोनिक स्पीड वाली कहा जाता है। शब्द पराध्वनि किसी वस्तु की चाल को संकेत करता है जो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। मतलब उसका जो है, जब कोई वायुयान ध्वनि की चाल की अपेक्षा अधिक चाल से उड़ता है तो पराध्वनि चाल कहा जाता है। मतलब जो साउंड के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से जो चीज चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। मतलब अगर किसी भी चीज का स्पीड साउंड के स्पीड से भी ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक या सोनिक बूम कहते हैं। तो वायुयान तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्फोटित शोर या फिर विस्फोटक होता है, तो उसके द्वारा जो शोर है ध्वनि की चाल से भी तेज चल रहा होता है। ध्वनि और प्रकाश के बीच प्रभाव, तो इसमें क्या होता है, ये चीज हम पहले ही बताए थे कि ध्वनि की चाल की तुलना में प्रकाश की चाल काफी अधिक होता है। ये हम बताए थे कि ध्वनि का चाल सिर्फ कितना है, 344 मीटर पर सेकंड, पर प्रकाश की चाल इतना ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये लाइट का बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होता है कि जब बिजली कड़कता है तो हमको पहले प्रकाश दिखाई देता है और उसके बाद फिर हमको ये आवाज सुनाई देता है। क्रिकेट के खेत में पहले बल्ले से टकराता हुआ गेंद दिखाई देता है और टकराने की ध्वनि थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। तो हमको पहले बॉल टकराता है, तब पहले बल्ले से टकराता हुआ गेंद दिखाई देता है और टकराने की ध्वनि थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। मतलब हम वो प्रकाश वहां से पहले टकराया, वो वाला लाइट हमारे आँख तक तुरंत पहुंच गया कि टकराया वो देखने के लिए, लेकिन वहां जो टकरा करके जो साउंड उत्पन्न हुआ वो हमारे पास देर से पहुंचता है। यदि दूर से बंदूक दागी जाती है तो बंदूक की चमक पहले दिखाई देती है और बंदूक के दागने की ध्वनि थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। ठीक है, तो या फिर हम लोग पटाखा फोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइट पहले दिखाई देगा और उसका आवाज हमको बाद में सुनाई देगा। सब में वही चीज है, लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, साउंड का स्पीड कम होता है। फिर यहाँ पे बताया है ध्वनि का परावर्तन, कि उसका परावर्तन किस तरह से होता है। तो जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह से यहाँ पे ध्वनि का भी होता है। तो इसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इतना आप लोग को नहीं समझना है कि ध्वनि परावर्तन के दौरान प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन किया जाता है, बस यही चीज ध्यान रखना। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि यदि कोई सरफेस पे लाइट आता है
तो जिस बिंदु पर आए इसको आपतन बिंदु करते हैं, और आपतित किरण और इसको यहाँ पे अभिलंब खींचते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो ध्वनि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 30 डिग्री एंगल पे आया ये नॉर्मल के साथ, तो ये जाएगा भी 30 डिग्री एंगल पे जाएगा, मतलब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। तो हर जगह वही टकराने का इसका रूल है, जिस तरह से लाइट टकराता है उसी तरह से ध्वनि भी टकराएगा। ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग यहाँ पे दिया है। देखिए इस तरह से बना हुआ रहता है ताकि ध्वनि यहाँ से निकले तो इधर उधर फैले नहीं, क्योंकि कोई भी साउंड क्या होता है चारों तरफ फैलता है, तो बिना फैले हुए क्या हो ये सीधा जाए, इसलिए इस तरह का शेप बनाया जाता है। इस तरह का शेप इसलिए बनाया गया कि सीधा आवाज जाए यहाँ पे। फिर ये होता है स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप जो आला यूज हम लोग करते हैं उसमें भी क्या होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम में यहाँ पे क्या होता है ध्वनि जो है इसके अंदर इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सब लाइट में पढ़ना होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए साउंड हमारे कान तक पहुंचता है, यहाँ पर का आवाज है ध्वनि का। इतना ज्यादा पढ़ा नहीं, चलिए ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग को इको इम्पोर्टेंट है। इको देखिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। मतलब साउंड जो है वो टकरा करके फिर से वही साउंड अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि साधारणतः परावर्तित ध्वनि होता है। अब इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन एग्जाम में पूछता है। ये देखिए, हम मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि को अलग अलग केवल तभी सुन सकते हैं यदि उनके बीच कम से कम 1 सेकंड का 1/10वें भाग का समय अंतराल हो। मतलब 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो। मतलब एक ध्वनि अभी हमको सुनाई दिया और तुरंत अगर हमको दूसरा ध्वनि 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देगा तभी हम उस ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे हम रूम में बोले, तो रूम में हम बोले तो दीवार से टकरा करके साउंड फिर मेरे पास आया, लेकिन वो क्या हुआ 0.1 सेकंड के पहले आ गया, इसलिए हमको वो साउंड सुनाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खाली रूम रहता है या फिर कुछ खाली जगह पे चल जाते हैं, हॉल ये समय जाते हैं, तो वहां पे हमको बोलने के बाद ये साउंड को टकरा करके लौटने में 0.1 सेकंड का समय लग जाता है। दीदी का फोन आ रहा है, कर लीजिए, हम काट दिए। हम क्या करते हैं, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब उनके बीच कम से कम 1/10वें भाग का होता है, समय अंतराल होता है। तो 0.1 सेकंड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इससे दूरी निकालता है कि दोनों के बीच का दूरी कितना होना चाहिए। तो टाइम इंटरवल हो गया 1/10 सेकंड, और ध्वनि की चाल कितना है 344। हम लोग देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पे निकाल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी है और न ही ज्यादा ठंड है। तो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग कितना मानते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसी टेम्परेचर पे क्या हुआ निकाला गया है। तो यहाँ पे 344 मीटर पर सेकंड हो गया। तो v बराबर क्या होता है लैम्डा बाई टी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चली गई दूरी लैम्डा या चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, उससे निकाला है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल हो गया 344 और दूरी और समय हो गया 0.1 सेकंड। तो इससे कितना आया 34.4 मीटर। इसका मतलब कि हमको 0.1 सेकंड के बाद सुनाई दे या फिर जिससे टकरा रहा है ध्वनि, उसका दूरी जो है वो हमसे 34.4 मीटर होना चाहिए। 34.4 मीटर की दूरी पर रहेगा तभी हम उस प्रतिध्वनि को, नहीं 34.4 तो ये हो गया 17.2 मीटर, सॉरी 34.4 नहीं 17.2 मीटर, क्योंकि ये 34.4 क्या है कि जा रहा है और फिर टकरा करके आ रहा है, उसको 0.1 सेकंड बोला है कि साउंड गया और फिर टकरा करके आया, उसमें समय कितना लगना चाहिए 0.1 सेकंड। तो ये साउंड को जाने और आने में, यहाँ पे देखिए ये
साउंड यहाँ से ये बोला, ये गया और यहाँ से टकरा करके इसके पास आया, तो ये टोटल दूरी जो आया वो 34.4 आया। तो कैलकुलेट करके मेरा कितना आया 17.2 मीटर। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कितना दूरी पे होना चाहिए बोलने वाला को, तो ये 17.2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो यहाँ पे 17.2 और 17.2 34.4 फिर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका 17.2 मीटर। तो 17.2 मीटर या फिर 0.1 सेकंड तो हो गया, ये जा करके फिर लौट रहा है वो वाला, दोनों समय हो गया, जुट गया, जाने वाला फिर लौट करके आने वाला, दोनों मिल करके 0.1 सेकंड हुआ। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। गर्म के दिनों पर ध्वनि की चाल अधिक होती है, इसलिए गर्म दिन पर ठंडे दिन की अपेक्षा प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देती है। देखिए क्या बोल रहा है, गर्मी में ध्वनि की चाल अधिक होती है, इसलिए गर्म दिनों पर ठंड दिनों की अपेक्षा प्रतिध्वनि शीघ्र, जैसे गर्मी का दिन है, दोपहर के टाइम में आप चले जाइए जंगल ये समय, तो वहां पे क्या होता है, बोलिएगा तो पूरा आवाज गूंजता है, तो वहां पे क्या होता है, तुरंत वहां पे प्रतिध्वनि हमको सुनाई दे देता है, जबकि ठंड के दिनों में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, गर्मी के दिन में थोड़ा सुनसान जगह पे और डर लगता है वहां पे, क्योंकि गर्म के दिन पर ध्वनि की चाल अधिक होती है और गर्म दिनों पर ठंड दिनों की अपेक्षा प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपका। तो ये 17.2 मीटर आप जरूर याद रखिएगा, 17.2 मीटर पे दूरी पर रहेंगे तभी हमको प्रतिध्वनि सुनाई देगा, या 0.1 सेकंड के बाद हमको सुनाई दे। अधिक देर तक मेघ गर्जन अनेक परावर्तक सतहों जैसे बादल और भूमि से मेघ गर्जन की ध्वनि की बहुलता परावर्तनों के कारण होती है। मतलब क्या होता है, बादल कड़कता है तो फिर वो किसी और से टकरा करके क्या होता है, एक बार साउंड सुनाई दिया फिर तुरंत डबल सुनाई देता है जब बिजली कड़कता है। तो वो क्या होता है, वो बार बार वहां से नहीं बिजली कड़क रहा है, वो किसी और चीज से टकरा करके हमारे कान तक आ रहा है, तो वो डबल हमको आवाज सुनाई देता है। ध्वनि जब जल में प्रगमन करती है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। चलिए अलग अलग इतना नहीं पूछेगा, आवाज के लिए 17.2 मीटर ही ज्यादा पूछता है। इतना ज्यादा क्या क्या इसमें पढ़ा दिया। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अनुधर ये वाला परास जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति की परास मानव में श्रवण की आवृत्ति परास कही जाती है। मतलब सुन हम लोग कितना, हम लोग जो मानव जो है मनुष्य, वो कितना से कितना तक सुनता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का हम लोग आवृत्ति का ध्वनि को हम लोग सुनते हैं, तो इसको श्रव्य बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि या श्रव्य परास बोलते हैं। ऑडिएबल सुनने लायक ध्वनि है।